नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और अब 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बताएंगे देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की बात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में मौजूद भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की भी ताकत बढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समकक्ष पीएम मेटे फेडरिक्सन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके बाद पीएम ने डेनमार्क में मौजूद भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने भारत माता की जय के नारे से अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम फेडरिक्सन का यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की भी ताकत बढ़ती है। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। पीएम मोदी के संबोधन से पहले डेनमार्क की पीएम मेटे फेडरिक्सन ने लोगों को संबोधित किया और भारत के साथ दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का शुक्रिया जो डेनमार्क में रहते हैं और यहाँ के समाज में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो डेनमार्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो डेनमार्क मोदी मोदी के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को इस दौरान संबोधित किया है। खबर अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी के मामले में इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा का केस दर्ज किया गया है। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी के मामले में इमरान के साथ ही अन्य 150 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें इमरान सरकार के मंत्री रहे कुछ सदस्य भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को इस काम के लिए माफ नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पिछले गुरुवार को शहबाज और उनके साथ नए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जैसे ही मदीना में हजरत की मस्जिद पहुंचे, इमरान समर्थक माने जा रहे कुछ तीर्थयात्रियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें चोर गद्दार कहने लगी। मदीना पुलिस ने 5 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शनिवार की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान, उनके सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी, शेख राशिद, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार शहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और लंदन में इमरान की करीबी सहयोगी अनिल मुसरत और साहिबजादा जहांगीर समेत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर इस समय गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और दरअसल 150 लोगों पर मामले दर्ज हुए थे। नारेबाजी करने का ये मामला था और ऐसे में इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। खबर अब चंडीगढ़ से आपको बता दें, दरअसल चंडीगढ़ में शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कई जगहों पर स्वागत भी किया गया। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा की राजनीति में आज का दिन बेहद खास है। इस दिन हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान और 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर और सुरेश गुप्ता अपना कार्यभार संभाले जा रहे हैं। और वहीं श्रुति चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आज अपना कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे। कांग्रेस के कार्यक्रम में कुमारी सिलजा भी शामिल होंगी। दिल्ली से गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से कांग्रेस का काफिला चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका था, जो कि सोनीपत भी पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष उदय भान का जोरदार स्वागत हर जगह किया गया। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दिल्ली से चंडीगढ़ आते समय 21 स्थानों पर स्वागत करने का कार्यक्रम था। हालांकि शाम 6 बजे चंडीगढ़ पर पार्टी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण समारोह भी रखा गया है, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या कार्यभार ग्रहण समारोह में कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे या नहीं। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान आज कार्यभार संभालेंगे और ऐसे में कार्यभार संभालने को लेकर इस समारोह का आयोजन भी किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कई जगह उनके स्वागत के कार्यक्रम भी इसी बीच रखे गए हैं। खबर अब एक और आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बिजली संकट को लेकर बयान दिया। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस को विधानसभा पार्क में रैली के लिए इजाजत नहीं देने की बात भी उनकी ओर से कही गई।
हरियाणा में इन दिनों जहां लोगों में बिजली की समस्या से हाहाकार है, तो वहीं शासन प्रशासन समस्या के समाधान के लगातार दावे कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में बिजली संकट को लेकर कहा है कि ये सही है कि पिछले दिनों बिजली पानी को लेकर दिक्कत रही है। अभी सभी दिक्कतों को दूर किया गया है। उम्मीद है कि अब लोगों को राहत मिल जाएगी। हाँ, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने चौधरी उदयभान जी जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको लेकर के जो हमारा सुभाष पार्क है जो नया हमने डेवलप किया है वहाँ रैली करने की या मीटिंग करने की उन्होंने इजाज़त मांगी थी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान के चंडीगढ़ आने पर हरियाणा कांग्रेस विधानसभा परिसर के पार्क में रैली के लिए इजाजत मांग रही थी, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इजाजत नहीं दी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पत्र लिखकर ज्ञानचंद गुप्ता से रैली की इजाजत मांगी थी। तो उदयभान आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाले हैं, कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक रैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष से इजाजत मांगी गई और इस इजाजत को देने से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इनकार कर दिया गया। लेकिन अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बारे में। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के युवा बेरोजगारी और सरकारी शह पर नौकरियों में भ्रष्टाचार की दोहरी मार झेल रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.5% पर पहुँच चुकी है, जो देश की बेरोजगारी से 4 गुना है। हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है और हरियाणा के युवाओं की उम्मीद को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया है। ये सत्ता का बुलडोजर तो है ही, ये भ्रष्टाचार का बुलडोजर भी है। सुरजेवाला ने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के बीच सरकार की शह पर ही पेपर लीक माफिया फल फूल रही हैं। आजकल उद्योगों से बिजली गायब है। हरियाणा में बीते 2 महीने में ही लगभग 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बिजली किल्लत के कारण प्रदेश में रोजगार ठप पड़े हुए हैं, जिस कारण भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के संकट को रणदीप सुरजेवाला की ओर से उठाया गया और साथ ही सरकार पर, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। रुक करेंगे अगली खबर का। बहादुरगढ़ में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राज्य मंत्री अनूप धानक ने बातचीत की और नगर निकाय चुनाव को लेकर इस दौरान मंथन किया गया। हरियाणा में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक बहादुरगढ़ में जेजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। बहादुरगढ़ के 31 वार्ड के सीनियर कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर उन्होंने राय मशवरा किया। साथ ही उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा कि पार्टी अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के सहारे मैदान में उतरेगी। जो भी वार्ड वाइज जो सारे साथी आए हैं, मैं इनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूं और उनकी समस्याएं सुन करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। भाई बहादुरगढ़ के अंदर वार्डों में जो भी किसी भी वार्ड में कोई समस्या है। अनूप धानक ने दम भरते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में जेजेपी बहादुरगढ़ के सभी वार्डों में जीत हासिल करेगी और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद ही कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएंगे। हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां प्रदेश भर में तेज हो गई हैं, इसलिए अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस समय प्रदेश भर में तेज हैं और ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है और इसी बीच बैठक और मंथन का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में इस दौरान शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं 5 मई को सीएम प्रदेश के 5 लाख बच्चों को शिक्षा से टैबलेट भी बांटेंगे। हरियाणा के रोहतक में प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे जाट कॉलेज के ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मई को मुख्यमंत्री प्रदेश भर के विद्यार्थियों को बड़ी राहत भी देने वाले हैं। 5 मई को रोहतक में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक से प्रदेश भर में ऑनलाइन प्रणाली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को टैबलेट ऑपरेट करवाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि पहले दिन लगभग 10,000 बच्चों को टैब वितरित होने की संभावनाएं जताई गई है। बाकी टैब भी बच्चों को जल्द ही बांट दिए जाएंगे। इस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बच्चों के साथ संवाद कर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के बारे में भी उनकी खुद राय लेंगे। साथ ही बच्चों को टैबलेट में 2 GB तक भी डेटा दिया जाएगा। तो रोहतक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री होंगे और ऐसे में आज एक और जहां प्रगति रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तो कल यानी कि गुरुवार को मुख्यमंत्री प्रदेश के बच्चों को 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट भी इस दौरान वितरित करेंगे। खबर है पानीपत से। पानीपत में एक फाइनेंसर ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या की कोशिश की। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पानीपत के गांव डडोला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक फाइनेंसर ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। आनंद फानन में उसे पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने गांव के ही लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति ने कुछ लोगों से ब्याज पर पैसे लिए थे और ब्याज के पैसे लौटा दिए थे। उसके बाद भी लेनदार उसे बार बार परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से सुनील ने ये कदम उठाया। डुल्ले की रहने वाली हूँ। ये मेरा घरवाला ये जो इन्हें कर्जे वाले के प्रेशर में आके सल्फास गोली खाई है सर। और ये जो कर्जे वाले है रात को आके 12-12 बजे दरवाजा पीटते हैं जी। कल खाई है शाम को। परेशान से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे सर। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं पीड़ित के परिवार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें आगे भी जान का खतरा बना हुआ है, आरोपी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दबाव में आके कर्जे वालों के दबाव में आके फाइनेंसर की ओर से आत्महत्या का प्रयास किया गया और ऐसे में फिलहाल युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने चेताया है कि लखीमपुर खीरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा किसान एक बार फिर लखीमपुर खीरी में अपने पक्के मोर्चे लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए प्रकरण के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय उर्फ टैनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान काफी लंबे समय से सरकार पर हमलावर है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एक बार फिर से सोनीपत से लखीमपुर खीरी रवाना हुए हैं। लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सोनीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार और सरकार के अधिकारी लखीमपुर प्रकरण के पीड़ितों पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता पहले तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और बाद में वो जेल में बंद किसानों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी जानेंगे। उदय भान आज हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद का ग्रहण करने वाले हैं। उदय भान के कांग्रेस अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में पिछले 6-7 साल से है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज आम आदमी पार्टी ने नहीं की है परफॉर्मेंस के तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कि उनको फिलहाल सीरियस प्लेयर माना जाए। एक पंजाब के चुनाव की वजह से एक उफान सा आज के दिन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी 2.5 साल हैं, उसको वो सस्टेन कर पाएंगे, राजनीतिक शक्ति के रूप में कोई शक्ल दे पाएंगे, तो वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा जरूर है, लेकिन आम आदमी तो जरूरी यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर ब्रिजेंद्र सिंह की ओर से निशाना साधा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि उनकी जो अध्यक्ष पद पर वो अब बने हुए हैं, तो उनकी अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस क्या काम करती है, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। इसी बीच फतेहाबाद से खबर आपको बता दें, फतेहाबाद के रतिया में सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर आरोप लगे हैं। प्राचार्य ने स्कूल स्टाफ को प्रताड़ित किया है। स्कूल के मुखिया के तानाशाही रवैये से जो स्टाफ है वो नाराज है और इसीलिए जोरदार प्रदर्शन स्कूल स्टाफ की ओर से किया गया है। फतेहाबाद के रतिया के एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर स्कूल स्टाफ ने प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा दिया।
स्कूल के मुखिया के तानाशाही रवैये से खफा स्कूल स्टाफ आज धरने पर बैठ गया था और जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और समाधान का आश्वासन दिया। जानकारी यह है कि रटिया के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ प्राचार्य पर तानाशाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा चुका है। आरोप तो ये भी है कि आरोपी प्राचार्य ने पिछले 2 महीनों से वेतन भी रोका हुआ है, जबकि उसने अपना वेतन निकाल लिया था। इस प्राचार्य के अधीन रटिया के 4 स्कूल आते हैं, जिनका वेतन आरोपी प्राचार्य द्वारा ही रिलीज किया जाता है। अब ऐसे में इन तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ही जांच के बाद कुछ कह सकते हैं। जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, चाहे वो बीओ ऑफिस से कलरक यहाँ भेज के या किसी कलरक को भेजकर और ये काम करवाया जाए। तो स्कूल स्टाफ ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टाफ को प्रताड़ित करने का आरोप है जो स्कूल स्टाफ की ओर से लगाया गया है और इसी से नाराज होकर स्कूल स्टाफ की ओर से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन भी किया गया। हिमाचल से खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की है। हिमाचल में कई नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके। जानकारी हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। हिमाचल कांग्रेस के कई नेता, किसान संगठनों के कई नेता और पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस बीच जैन ने ये भी कहा कि हिमाचल में केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। होता क्या है कि कांग्रेस के अंदर एक कल्चर है कि वो मुख्यमंत्री प्रदेश का बनने में कम इंटरेस्टेड होते हैं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे पंजाब में हुआ था, कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो असेंबली तक नहीं पहुंचे। तो इनको क्या है कि जनता के लिए नहीं है, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत भयंकर मारकाट है और अगर उनको आज ये कह दे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो आधे तो लोग वैसे आज ही बाहर हो जाएंगे। साथ ही सत्येंद्र जैन ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सत्येंद्र जैन की माने तो कांग्रेस में आपसी लड़ाई जारी है और इसी वजह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ वो मुकाबला बांधते हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस इस समय अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है और हिमाचल में विधानसभा चुनाव अब इस साल के अंत में होनी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार विस्तार की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो बीजेपी को मुकाबला मानते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का बीजेपी से मुकाबला है, यानी कि वो कांग्रेस से अपना मुकाबला नहीं मान रहे। इसी बीच अब खबर फतेहाबाद से आपको बता दें, फतेहाबाद के अशोकनगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। मकान में घुसकर बाइक और घर में पड़े सामान को आग लगाने का भी आरोप है। तलवारों डंडों से जमकर तोड़फोड़ की गई। फतेहाबाद के अशोकनगर में बीती देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की और मकान में खड़े एक बाइक को भी आग लगा दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। घटना के बाद परिजनों में खौफ का माहौल है। अशोकनगर की गली नंबर 2 के रहने वाले कलावती और उसके पुत्र मंगल सिंह ने बताया कि साथ ही की गली में 2 से 3 युवक 40 से 50 युवकों के साथ रात को 11 बजे के करीब उनके मकान पर आए और आते ही रोड और तलवारों से हमला कर दिया गया और सारे सामान को नुकसान पहुंचाया गया। 50 आदमी आग लगा के कणक गए, मोटरसाइकिलों में आग लगा के तोड़ा फोड़ी कर गए। इसके बाद वहाँ खड़े एक बाइक को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और दूसरे बाइक में आग लगा दी गई। मकान के गेट पर भी तलवार चलाई गई जिससे दरवाजा टूट गया। तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और मौके पर आरोपी के काफी डंडे और तेजधार हथियार भी छूट गए। देखने वाली बात है कि अब पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। तो बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें ना कानून का खौफ है और ना ही किसी और चीज का, और ऐसे में ही घर में घुसकर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। तेजधार हथियार और लाठी डंडों के साथ में हमला किया गया है। इसी बीच अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू किया गया डायल 112 प्रोजेक्ट लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। ताजा मामला चरखी दादरी के गांव रावलधी से सामने आया है, जहां पर डायल 112 की टीम ने एक व्यक्ति की जान बचा ली है। चरखी दादरी के गांव रावलधी के पास देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार चालक गाड़ी में ही दब गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस के डायल 112 पर फोन किया। सूचना मिलते ही डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 10 मिनट में मौके पर पहुंची। कार में दबे बेहोशी की हालत में चालक को निकाला, सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया।
डायल 112 की टीम के सदस्यों ने बताया कि सूचना मिली थी रावलधी नहर पुल के पास एक गाड़ी पलट गई थी, ड्राइवर गाड़ी में ही दबा गए। 10 मिनट के अंदर हम मौके पर पहुंचे। मिस्री निवासी राजवीर पुत्र ताराचंद को राहगीरों की मदद से गाड़ी से निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि डायल 112 हरियाणा में एकीकृत आपातकालीन नंबर है। किसी भी समय कहीं भी संकट हो, लोग इस नंबर को डायल कर मदद ले सकते हैं। ये सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम और सभी नजदीकी आपातकालीन रिस्पांस वाहनों से डिजिटल रूप में जोड़ा गया है।